हेलो एवरीवन, आज हम टीजीटी एग्ज़ाम साइंस के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ 15 क्वेश्चंस पर बात करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है पानी का आयतन प्रसार गुणांक न्यूनतम होता है। ए है 0 अंश सेंटीग्रेड पर, या बी 4 अंश सेंटीग्रेड पर, या 15 अंश सेंटीग्रेड पर, और डी है 100 अंश सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है 4 अंश सेंटीग्रेड पर। तो पहले ये जान लेते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक होता क्या है। द्रव की जो कोई भी एक निश्चित आकृति नहीं होती जिसके कारण ही उसमें आयतन प्रसार होता है। ठीक है, और प्रायः जब हम किसी भी जल को गर्म करते हैं तो द्रव जो या जल या किसी भी द्रव को हम गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता है और जो उसके घनत्व होता है उसमें कमी आती है। ठीक है, लेकिन यदि जल का क्वथनांक क्या होता है 100 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, जल के क्वथनांक 100 अंश सेंटीग्रेड पर जब हम उसको ठंडा करते हैं तो 100 अंश सेंटीग्रेड से लेकर 3.98 अंश सेंटीग्रेड तक क्या होता है, जल का आयतन अन्य द्रव के भांति ही घटता जाता है। परंतु जो इससे कमी जब आती है 3.98 से 0 डिग्री सेल्सियस तक की जब हम बात करें तो इस समय क्या होता है, जल का आयतन बढ़ने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि द्रव का आयतन जो है अन्य द्रव का है उसका आयतन उसके हिमांक पर न्यूनतम होता है, लेकिन जो हमारा जल का आयतन है वो उसके हिमांक 0 अंश सेंटीग्रेड, जो कि हिमांक होता है 0 अंश सेंटीग्रेड, उससे कुछ अधिक ताप जो कि है 3.98 अंश सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। 3.98 अंश सेंटीग्रेड को आप 4 अंश सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। तो जो इसके करीब की क्वांटिटी आपको दिख रही है जो कि है 4 अंश सेंटीग्रेड, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि साम्यावस्था में आपके ऑप्शंस हैं ए जो है वस्तु के सभी हिस्से समान ताप पर होते हैं, या बी ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होता, सी कोई अवशोषण नहीं होता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ए सही हो जाएगा कि वस्तु के सभी हिस्से समान ताप पर होते हैं। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि साम्यावस्था होती क्या है। साम्यावस्था वो अवस्था होती है जब समय के साथ किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हमें नज़र नहीं आता। जैसे कि भिन्न भिन्न ताप पर अगर हम दो वस्तुओं को जब एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो इस समय क्या होता है, दोनों के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ऊष्मा का आदान प्रदान होता है तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहता है। ठीक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अब और ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो सकता। मतलब एक ऐसे भी अवस्था आएगी जब ऊर्जा का प्रवाह होना बंद हो जाएगा, तो उस अवस्था को ही हम तापीय साम्य स्थिति कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में कहा जाता है कि दोनों वस्तुओं का ताप समान है। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि वस्तु के सभी हिस्से पर समान ताप पर होते हैं। ठीक है, जो आपका सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ ऑप्शन है वो सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऊष्मा का कोई प्रवाह नहीं होगा, नहीं ये भी हम नहीं कह सकते कि कोई अवशोषण भी नहीं होगा। तो आपका जो ये फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि है एक धातु प्लेट का ऊष्मा चालकता गुणांक निर्भर करता है। ए दो सिरों के बीच ताप परिवर्तन पर, बी प्लेट की मोटाई पर, सी प्लेट के क्षेत्रफल पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो आइए इसे जान लेते हैं। एक जो हम जानते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक के बारे में, उसका ये डेफिनेशन होता है। जो ऊष्मा चालकता गुणांक H होता है उसकी एक आपने फॉर्मूला पढ़ी होगी या नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए। H इक्वल टू होता है KATC माइनस TD TC-TD अपॉन L होता है। ठीक है, जहाँ पे ये जो H है H हमारा ऊष्मा प्रवाह का दर है। ये आपको जो TC-TD दिख रहा है ये तापांतर हो जाएगा, और जो K हो जाएगा वो K ऊष्मा चालकता गुणांक हो जाएगा,
ए जो हमारा है वो क्षेत्रफल हो जाएगा और एल हो जाएगी लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको पूछा गया है ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक जो कि के है, तो यहाँ पे ये साफ इससे दिख रहा है कि किसी पदार्थ के लिए जब के का मान को हम जितना अधिक करेंगे उतनी ही शीघ्रता से ऊष्मा का चालन भी होगा, क्योंकि ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है अनुक्रमानुपाती है, मतलब ये जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि के मान को जब हम जितना अधिक करेंगे तो उसमें ऊष्मा का चालन उतना ही अधिक होगा। इसलिए धातु प्लेट का ऊष्मा चालकता गुणांक प्लेट के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो प्लेट के प्रकृति पर निर्भर करता है ये कि किस प्रकार की उसकी प्रकृति है, उस हिसाब से उसमें ऊष्मा चालकता गुणांक देखा जाएगा। तो आपके ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड, ये सारे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे भी प्रकृति की बात नहीं की है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने उसके बीच के ताप परिवर्तन पर भी नहीं देखा है कि निर्भर कर रहा है, न ही प्लेट की मोटाई पर और क्षेत्रफल पर, ठीक है। वो जो निर्भर कर रहा है वो हमने जान लिया कि जितना यहाँ पे ये दोनों अनुक्रमानुपाती है, तो जितना हम किसी पदार्थ के लिए के का मान को हम जितना अधिक बढ़ाएंगे उतने ही शीघ्रता से उसमें ऊष्मा का चालन होगा, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कि है सामान्यतः पानी गर्म होता है। आपके ऑप्शंस है ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण या डी इनमें से कोई नहीं। तो एक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा संवहन। पहले हम ये जान लेते हैं कि साधारणतः जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है, ठीक है। एक चालन होती है, फिर संवहन होती है और विकिरण होती है। तो ठोस में जो प्रायः ऊष्मा जो होती है स्थानांतरित वो चालन के द्वारा होती है, ठीक है। और द्रव और गैस में ऊष्मा संवहन के द्वारा स्थानांतरित होती है। तो द्रव और गैस में क्या पढ़ा हमने, संवहन के द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि पानी गर्म होता है, तो इसमें इसका आंसर हमारा संवहन राइट हो जाएगा, ठीक है। और विकिरण के द्वारा हमें क्या होता है, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसीलिए जो हम सूर्य के प्रकाश से जो हमें ऊष्मा मिलती है वो हमें विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा मिलती है। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 5 जो कि है ऊष्मा के अच्छा अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, ये किस नियम के अनुसार है, ठीक है। आपके ऑप्शन है स्टीफन का नियम, बी है किरचॉफ का नियम, सी है प्लांक का नियम या डी विन्स का नियम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ठीक है। ये सब नियम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, किरचॉफ का नियम। तो हम ये जान लेते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या कहता है। किरचॉफ के अनुसार जो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते ही ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। यदि कोई भी पृष्ठ किसी विशेष तरंग दैर्ध्य पर विकिरण का अच्छा अवशोषण करता है तो वह उसी तरंग दैर्ध्य पर विकिरण का क्या करेगा, अच्छा उत्सर्जन भी करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि लाल कांच जो होती है वो इसलिए लाल दिखाई पड़ती है क्योंकि वह अपने ऊपर जितना भी प्रकाश पड़ता है, ठीक है, उसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश में से लाल प्रकाश को वो बहुत ही अल्प मात्रा में तथा शेष जो अन्य रंग बच गए उसको अधिक मात्रा में अवशोषित करती है, ठीक है। उसके बाद उसमें उत्सर्जन होता है जिसकी वजह से ही हमें क्या होता है, कोई भी जो कलर दिखाई दे रहा है वो उसी वजह से दिखाई देता है, ठीक है। तो वही चीज़ ये किरचॉफ के नियम के अनुसार हो जाएगा कि ऊष्मा के अच्छा अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। अब हम 6th क्वेश्चन पर आते हैं जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता निर्भर करती है। आपके ऑप्शंस हैं दी गई ऊष्मा पर, या बी बढ़ाए गए ताप पर, या सी वस्तु के द्रव्यमान पर, या डी वस्तु के आयतन पर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया है हमारा ऊष्माधारिता, ठीक है। तो ये जान लेते हैं कि ऊष्माधारिता क्या होती है। तो किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन, ठीक है, जबकि ऊष्मा की एक दी गई मात्रा को वह पदार्थ क्या करती है, या तो अवशोषित करती है अथवा बहिष्कृत करती है, तो उसे उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। एक बात हमें याद रखनी है कि किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन पर यह होता है, ठीक है। ताप में परिवर्तन पर जबकि ऊष्मा की दी गई मात्रा को वह पदार्थ या तो अवशोषित करेगी या फिर बहिष्कृत करेगी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं।
और पदार्थ की ऊष्माधारिता के लिए एक इक्वेशन भी पढ़ा था हमने, जो कि होता है एस, जो होता है ऊष्माधारिता, वो होती है हमारी क्यू, जो कि ऊष्मा होती है, अपॉन क्या होता है, डेल टी होता है। ठीक है, जहाँ पे क्यू जो होती है वस्तु की दी गई ऊष्मा होती है, और डेल टी जो होता है हमारा ताप में वृद्धि होता है। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ऊष्माधारिता जो होती है वो क्या होती है, कहीं ना कहीं वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो हमने उसकी परिभाषा देखा, उससे हम ये कह सकते हैं कि जब भी पदार्थ के ताप में कोई भी परिवर्तन होता है, जैसे कि किसी वस्तु का कुल द्रव्यमान, ठीक है, जितना उसका कुल द्रव्यमान है, उसका आप 1 अंश सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यक मात्रा होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसकी ऊष्माधारिता कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में जो हम पढ़ रहे हैं कि कुल द्रव्यमान का 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो ये किस में बात कर रही है, द्रव्यमान पर बात कर रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसका मान जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो कि आपका सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हो जाएगा 7 क्वेश्चन, उसमें हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। जो 7 क्वेश्चन है हमारा कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है, ठीक है, उसके पदार्थ के द्रव्यमान पर, या पदार्थ के आयतन पर, या सी पदार्थ के ताप पर, या डी प्रकृति पर। तो सबसे पहले इसमें ये जानना है हमें कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, 1 ग्राम द्रव्यमान की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उस आवश्यक मात्रा को ही हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जो कि होती है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है पदार्थ की प्रकृति पर, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका सही होगा। ठीक है, अब हम 8th क्वेश्चन पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आपके ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ए, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में आप सबको पता होगा। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो सदैव ही आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वस्तु का किस स्थिति में आभासी, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तल दर्पण में आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए आपने देखा होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब फोकस बिंदु के क्या बनता है, थोड़े पहले बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग इसीलिए आपने देखा होगा कि वाहनों पर जो हमारे साइड मिरर लगे हुए होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे में हमें जो पीछे आने वाली गाड़ियाँ होती है वो हमें छोटे साइज में दिखाई देती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी इस क्वेश्चन की। अब देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन भी हमारा लेंस से ही संबंधित है, या इसमें ये हमारा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के लिए यदि x1 व x2 वस्तु तथा इसके प्रतिबिंब की फोकस से दूरियां हैं तो दर्पण की फोकस दूरी हमें बतानी है। ठीक है, हमारे ऑप्शन हो जाएंगे x1 x2, बी हो जाएगा x1 x2 अपॉन 2, या सी हो जाएगा √x1 x2, या डी हो जाएगा x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। ठीक है, तो इसमें बात किसकी हो रही है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है अवतल दर्पण की। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो सूत्र होता है हमारा, क्या सूत्र होता है, फोकस दूरी के लिए हमें क्या करनी है, दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। तो फोकस दूरी का सूत्र जो होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस
1 अपॉन यू होता है, ठीक है। जहाँ पे एफ जो होती है हमारी वो फोकस दूरी होती है, वी जो होती है प्रतिबिंब से दूरी बताता है, और यू जो होता है हमारा वस्तु का दूरी बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि यदि x1 व x2 वस्तु तथा प्रतिबिंब की फोकस दूरी है, ठीक है। x1 x2 जो हमारा x1 दिया है वो क्या दिया है, वस्तु का दूरी दिया है, और x2 जो है हमारा वो क्या है, प्रतिबिंब की फोकस दूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन वी की जगह आप क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे, 1 अपॉन x2 हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे u के लिए वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन x1, ठीक है। उस देन हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन x1 x2 हो जाएगा, अपॉन x1 x2, ठीक है। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हमें या यहीं पे ये हो जाएगा, ये छोटा ही इक्वेशन है हमारा, तो ये x1 प्लस x2 अपॉन x1 इंटू x2 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ, ठीक है, 1 अपॉन एफ के इक्वल में आएगा। लेकिन हमें क्या बतानी है, यहाँ पे हमें फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी जो कि f होता है वो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन एफ के लिए है, तो जब हमें f की वैल्यू पूछेगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2, जो कि आपका डी ऑप्शन है, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें हमें अवतल दर्पण का जो हमें सूत्र दिया है वो लिखना है, और हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी लिखी है उसे पुट करना है, देन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो हमारे फोकस दूरी का आंसर हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10th क्वेश्चन, जो कि है किसी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान r है, ठीक है। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का वैल्यू हमें दिया गया है जो कि कैपिटल R है, और इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू एक्स्ट्रा दी गई है जो कि है अपवर्तनांक का वैल्यू है 1.5। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक हम इसकी जो इसमें दिया है, जो जो वैल्यू आपको दिए हैं उसे आप सबसे पहले देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, किसी लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या समान है, ठीक है, समान है मतलब वक्रता त्रिज्या r ही रहेगी, और उसके अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या दी गई है, 1.5 दिया गया है, ठीक है, म्यू का वैल्यू 1.5 दिया गया है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक जो हमें फोकस का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला के अनुसार हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 अपॉन एफ इक्वल टू, फॉर्मूला जो होगा वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपवर्तनांक भी पूछा है, इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, नहीं तो आप इसके पहले जो 1 अपॉन एफ वाला फॉर्मूला था वो आप लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू n-1 1 अपॉन r1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 अपॉन r2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें दिया है, यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है, n की जगह क्या रखेंगे हम, 1.5 रखेंगे, 1.5 माइनस 1 करेंगे हम, एक सेकेंड रुकिएगा, 1.5 माइनस में 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये यहाँ पे r1 r2 के जगह यहाँ पे क्या दिया है, त्रिज्याएं समान है दिया गया है, तो त्रिज्याएं समान है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन r हो जाएगा, दोनों 1 अपॉन r1 r2 की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन r, और प्लस 1 अपॉन r हो जाएगा हमारा। तो जब आप 1.5 में 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, वैल्यू आएगी हमारे पास 0.5, ठीक है। यहाँ पे हमें जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, 0.5 आएगी। 0.5 के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन आर आएगा। इसे इरेज कर देते हैं, देन बताते हैं। 1.5 में जब आप माइनस करेंगे 1 को तो वो हो जाएगा आपका 0.5 और इधर का वैल्यू क्या आएगा 1 अपॉन आर। 1 अपॉन आर को जब सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन आर आएगा,
2/r इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर हम ये जो यहाँ पे 0.5 पॉइंट में दिख रहा है आप उसको आप क्या करेंगे 5 करेंगे और पॉइंट के बाद एक संख्या है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी उतना ही हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 0.5 मतलब एक संख्या है, तो हम क्या कर देंगे इसको 5/10 करेंगे, 5 के बटे में 10 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये दोनों r रहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 2/r आई थी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कट के हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और इधर 2 भी कट जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/f की आएगी हमारी 1/r, ठीक है। लेकिन हमें क्या बतानी है, फोकस दूरी बतानी है, सिर्फ f की वैल्यू बतानी है। तो सिर्फ f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे सिर्फ +-r हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है +-r वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप ये आपको समझ आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला दिया है उसमें वैल्यूज़ पुटअप करने हैं, देन आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट पर बताइएगा। अब हम 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो कि है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होता है। ए लाल रंग के प्रकाश के लिए, बी हरे रंग के प्रकाश के लिए, सी बैगनी रंग के प्रकाश के लिए या डी प्रकाश के सभी रंगों के लिए, ठीक है। तो अपवर्तनांक के लिए एक फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, जो म्यू होता है वो किसके होता है, अनुक्रमानुपाती होता है 1/λ² का, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है किसी भी रंग के लिए अगर पूछा जाए तो। यहाँ पे जो लैम्डा जो होता है वो तरंग दैर्ध्य होता है और हमारा म्यू जो होता है वो किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। पदार्थ के तरंग दैर्ध्य और जो होता है वो हमारा अपवर्तनांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखता है। तो तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर क्या होगा, हमारा अपवर्तनांक घटेगा। वहीं अगर अपवर्तनांक को हम बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए ऐसा होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और अगर हम म्यू का वैल्यू बढ़ाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और कम। तो सबसे कम होता है हमारा बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य और सबसे अधिक होता है लाल रंग का। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है इसलिए इसका अपवर्तनांक जो होगा सबसे अधिक होगा, ठीक है। वहीं लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि किस पदार्थ का अपवर्तनांक महत्तम होगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो कि है बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। और ये हमने जान लिया कि किस प्रकार से बैगनी रंग के प्रकाश के लिए होगा, क्योंकि ये जो पूरा डिपेंड करता है पदार्थ का अपवर्तनांक उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12 क्वेश्चन जो कि है किसी उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी है 2f, 4f, f या f/2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो हमारा ये जो होगा इसके लिए भी हम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है किसी भी उत्तल लेंस के लिए जो बना वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू μ-1 होता है यहाँ पे और 1/r1 माइनस होगा 1/r2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, म्यू का वैल्यू हम कांच के लिए जानते हैं, म्यू की वैल्यू क्या होती है 1.5 होती है। तो ये हो जाएगी 1.5 -1 हो जाएगा और 1/r1 और 1/r2। तो यहाँ पे हम त्रिज्या को क्या लेंगे, यहाँ पे एक समान मान लेते हैं। सपोज कर लीजिए आप r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे r है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/r हो जाएगा प्लस 1/r हो जाएगा। तो ये जब आप इसे 1.5 को -1 करेंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा। और इधर ये सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुका है इससे पहले, तो इसे हम इरेज कर लेते हैं पहले, तब फिर या इसके आगे वाले में देख लेते हैं। इसकी वैल्यू f आएगी। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं जब हम 0.5 इंटू 2/r करेंगे, ठीक है, 2/r वैल्यू आई हमारी
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/f का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/r आ जाएगा। तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हमें फोकस दूरी की बात करें तो f इक्वल टू r हो जाएगी। वही चीज़ इसमें पूछा गया है कि किसी उत्तल लेंस के लिए वस्तु तथा इसके द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, तो हमारा जो सी ऑप्शन है f वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में आए थे हम। लेंसों का अवर्णक समायोजन बनता है। आपके ऑप्शंस हैं ए काला व सफ़ेद प्रतिबिंब, बी रंगीन प्रतिबिंब, सी प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता है, या बहुत बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, तो लेंस का अवर्णक समायोजन होता क्या है पहले ये भी जान लेते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जो कि जो अलग अलग हमारे रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, इन भिन्न भिन्न रंगों का जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य अक्ष पर जब जो प्रतिबिंब बनता है वो भिन्न भिन्न स्थान पर बनता है। ठीक है, इस समस्या के लिए जो इसलिए उत्पन्न होता है, इस टाइप की जो समस्या होती है कि अलग अलग प्रतिबिंब जो होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है, भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य का प्रतिबिंब, तो इस प्रकार का जो दोष होता है वो इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा इसके कारण जो लेंस के फोकस दूरी होती है वो सभी के लिए क्या होगी, अलग अलग फोकस दूरी होती है। ठीक है, इसी दोष को दूर करने के लिए हम लेंसों का अवर्णक समायोजन करते हैं। ठीक, तो इसमें आपको लेंसों का अवर्णक समायोजन बनता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। काला व सफ़ेद प्रतिबिंब, रंगीन प्रतिबिंब या बहुत बड़ा प्रतिबिंब, ये आपके सारे गलत हो जाएंगे। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है प्रतिबिंब जो अपवर्तनांक के तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष बदलाव से प्रभावित नहीं होता, यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम 14 क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है कि व्यतिकरण सिद्ध करता है तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति, तरंग की अनुदैर्ध्य प्रकृति, या सी तरंग प्रकृति या कण प्रकृति। ठीक है, तो सबसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर सी हो जाएगा, तरंग प्रकृति। अब जान लेते हैं थोड़ा कि व्यतिकरण क्या होता है। चूँकि प्रकाश के जो होता है हमारा वो तरंग के रूप में चलता है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो प्रकाश तरंगों जो होती है, प्रकाश की तरंगें वो व्यतिकरण को दर्शाती है। ठीक है, जब लगभग दो समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम पर एक ही दिशा में गमन करती है। ठीक है, अगर एक ही दिशा में गमन कर रही है तो तरंगों के बीच क्या होता है, अध्यारोपण होता है, और अध्यारोपण के कारण माध्यम से वो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का अधिकतम और कुछ बिंदु पर परिणामी तीव्रता का न्यूनतम अथवा शून्य होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो तरंग के बीच जो अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदु पर परिणामी तीव्रता का अधिकतम हो जाना या न्यूनतम हो जाना और कभी कभी शून्य हो जाने की जो घटना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, तरंग का व्यतिकरण कहते हैं, जो कि किस पर निर्भर करता है, तरंग की प्रकृति पर। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि है प्रकाश को ध्रुवित किया जाता है। पहला जो हो जाएगा रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के द्वारा, या रिफ्रैक्शन अपवर्तन के द्वारा, या प्रकीर्णन के द्वारा, या डी उपरोक्त सभी से। ठीक है, तो आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि प्रकाश को हम ध्रुवित परावर्तन के द्वारा भी कर सकते हैं, अपवर्तन के द्वारा भी कर सकते हैं और प्रकीर्णन के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे क्योंकि प्रकाश जो होती है वो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, इनकी जो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है जिसके कारण हम प्रकाश को परावर्तन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा, या द्वि अपवर्तन, द्विवर्णता, प्रकीर्णन या पोलेराइड जो बोलते हैं, इन सब के द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, ध्रुवित कर सकते हैं। ठीक है, और
कुछ कुछ बातें और है, जैसे कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी माध्यम में जैसे कांच में से परावर्तित होता है तो वो आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, ये एक परावर्तन का टाइप हो गया कि किस टाइप का परावर्तन होता है। और जो जैसे कि एकदम सूक्ष्म कण होते हैं, जो हमारे धूल वगैरह होते हैं, धूल के कण और धुएं के कण जब होता है तो ये क्या होता है, ये कण प्रकाश को सभी दिशा में क्या कर देती है, प्रकीर्णित कर देती है। ये एक प्रकीर्णन की घटना है। मतलब प्रकीर्णन क्या होता है इसके बारे में हम जान सकते हैं इससे। ठीक है, और परावर्तन अपवर्तन के बारे में हमें पता ही है। तो ये आपके कुछ 15 क्वेश्चंस हो गए जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके टीजीटी साइंस में फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही लगे, और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।